निकलने वाले इन आविष्कारों का श्रेय अनेक वैज्ञानिकों को है, लेकिन जिस एक वैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा आविष्कार किए उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। वे सचमुच आविष्कारों की दुनिया के शहंशाह थे। 11 फरवरी 1847 को जन्मे इस अमरीकी वैज्ञानिक के खाते में छोटे बड़े लगभग 1000 आविष्कार दर्ज हैं। 10-11 साल की उम्र से ही वे नई नई बातें सोचने लगे थे। 23 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने एक आविष्कार की बदौलत $40,000 प्राप्त हुए। इस रकम से उन्होंने दुनिया की पहली औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित की। फिर तो आविष्कारों का सिलसिला ही शुरू हो गया। टेलीफोन के उपकरण, बल्ब, डायनमो, स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रिक ट्रेन और मोशन फोटोग्राफी के अलावा उन्होंने मनोरंजन की दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया, फोनोग्राफ का, जिसे आज हम ग्रामोफोन और ग्रामोफोन डिस्क यानी रिकॉर्ड के रूप में जानते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मोहब्बत उनसे मिलने है, मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना बन गया। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। Well, then Munich will go to Milan. Milan will go to Rome. The plane wants to say a few words on another cylinder, so my young man can bring it over to the laboratory. I want to put it through a process, get several hundred duplicate cylinders, so other people can hear what he's saying. Goodbye. That is. फोनोग्राफ का आविष्कार 1877 में हुआ और 1890 का दशक शुरू होते होते अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड में व्यावसायिक स्तर पर रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनियां स्थापित हो गईं। इनमें प्रमुख थी फ्रांस की पाथेफोन और इंग्लैंड की ग्रामोफोन कंपनी। ग्रामोफोन कंपनी 1898 से ही अंग्रेजी गानों के रिकॉर्ड भारत के बाजार में भेजने लगी थी। उसके लाफिंग सॉन्ग नामक एक रिकॉर्ड की यहां तकरीबन 5 लाख प्रतियां बिकी। इससे उत्साहित होकर कंपनी ने जुलाई 1901 में अपनी एक शाखा ही कलकत्ता में खोल दी, जिसने पहला रिकॉर्ड 1902 में गौहर जान की आवाज में निकाला। गौहर जान का जो रिकॉर्डिंग है वो आया और गौहर जान की रिकॉर्डिंग 13 लैंग्वेजेस में हुई उन 2 दिनों की रिकॉर्डिंग सेशन में। और उन 13 लैंग्वेज में कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जैसे कच्छी है, तेलुगु है। तो इन लोगों की जो कमर्शियल रिकॉर्डिंग है इंडियन सॉइल पे, ये पहली रिकॉर्डिंग है गौहर जान की आवाज में। और ये सारे रिकॉर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस दृष्टि से कि उस तरह उन लैंग्वेजेस की पहली वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कमर्शियली इंडिया में उस समय में रिकॉर्ड की। ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया शुरू में सिर्फ रिकॉर्डिंग करती थी, उसके प्रिंट बनकर आते थे जर्मनी से। कुछ वर्ष बाद कलकत्ता में ही एक कारखाना खोला गया और यहीं प्रिंट तैयार करने की व्यवस्था की गई। पूरी तरह भारत में निर्मित पहला रिकॉर्ड 29 जून 1908 को जारी किया गया। अब ग्रामोफोन भारत में सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। घर घर में ठुमरी, दादरा और गजलों के स्वर गूंजने लगे। ग्रामोफोन कंपनी के अलावा फ्रांस की पाथेफोन कंपनी भी कलकत्ता में रिकॉर्डिंग का काम कर रही थी, जिसके प्रिंट फ्रांस से बनकर आते थे। आमतौर पर 10 इंच व्यास के ये रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर 78 आरपीएम की स्पीड से घूमते थे और इनकी एक ही साइड में गाना होता था। 2 तरफा बजने वाले रिकॉर्ड पहली बार 1908 में पाथेफोन कंपनी ने निकाले। उन दिनों सारी रिकॉर्डिंग अकूस्टिक पद्धति से होती थी। 1928 में इलेक्ट्रिक पद्धति की शुरुआत हुई। माइक्रोफोन का प्रयोग भी
इसी के साथ शुरू हुआ। नतीजतन रिकॉर्डिंग में तो सहूलियत हुई ही, उसकी क्वालिटी में भी जबरदस्त सुधार हुआ। ग्रामोफोन कंपनी कलाकारों के चयन और बाजार प्रबंधन के मामले में पाथेफोन से बहुत आगे थी। उसके एक दक्ष रिकॉर्डिस्ट फ्रेड गेइसबर्ग ने पूरे देश में घूम घूमकर अनेक शास्त्रीय गायकों की रिकॉर्डिंग की। गेइसबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यहां के थिएटरों में पुरुष गायकों के गाने उतने मकबूल नहीं होते जितने स्त्री गायकों के होते हैं। इस व्यावसायिक तकाजे का यह नतीजा हुआ कि ग्रामोफोन कंपनी का पूरा ध्यान स्त्री कलाकारों पर केंद्रित हो गया। लेकिन समाज में उस समय संभ्रांत घरों की स्त्रियों का गाना अच्छा नहीं समझा जाता था। इसलिए भारत का बेशतर संगीत मुजरों और महफिलों में पल रहा था, जिस पर शास्त्रीयता की छाप थी। लिहाजा शुरू के 2-2.5 दशकों में ज्यादा रिकॉर्ड उन स्त्री कलाकारों के बने जो मुजरों और महफिलों की शान समझी जाती थीं। मलका जान, काली जान, जद्दन बाई, अमीर जान, मुन्नी बाई, रसूलन बाई, मुस्तरी बाई, जोहरा बाई, अंगूर बाला, इंदू बाला, कमला झरिया, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी ऑफ इलाहाबाद जैसी अनगिनत कलाकारों के एक के बाद एक रिकॉर्ड बने और लोकप्रिय हुए। पहली रिकॉर्डिंग है टेक्नोलॉजी आने के बाद, वो नॉच गर्ल्स की है और खास करके औरतों की है। ये जो पीरियड है 1902 से 1922 का पीरियड, ये वीमेन स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। उसी तरह से अगर आप गौहर्स, जोहराज एंड जैसे मलकाज को देखें तो गौहर जान उस समय बहुत प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थी, लेकिन बहुत सारी गौहर्स थी। जैसे मुंसरी मौली गौहर थी जो गौहर जान के पहले थी, वो भी बहुत फेमस थी और कलकत्ता में उनका काफ़ी दबदबा था। उसके बाद एक गौहर जान पटियाला की थी, एक गौहर जान मिस गौहर थी जो पारसी थिएटर से एसोसिएटेड थी, बाद में साइलेंट मूवी में भी थी। फिर गौहर एक थी जो जयपुर की गौहर थी। जयपुर की गौहर को भी एक उस्ताद का दर्जा दिया गया था वहाँ के गुनीजन खाने में, और उन्होंने अपनी कभी रिकॉर्डिंग नहीं दी। फिर आप देखेंगे कि गौहर दूसरे प्रदेशों से भी थी, गौहर बीजापुर, इस तरह की कई। उसी तरह से अगर हम मलका पे चले आते हैं तो मलका जान आगरा हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स की दुनिया में जाएंगे तो आपको मलका जान छपरे वाली मिलेंगी। गौहर जान की माँ बड़ी मलका भी। ये मानना गलत होगा कि इस दौर में सिर्फ स्त्री कलाकारों के रिकॉर्ड बने। ग्रामोफोन कंपनी ने इसी दौर में उस्ताद बंदे खां, उस्ताद झंडे खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर सरीखे शास्त्रीय गायकों के रिकॉर्ड भी निकाले। एक तरफ ग्रामोफोन कंपनी की बाजार में साख बन रही थी और दूसरी तरफ
पाथेफोन कंपनी ने 1908 में रिकॉर्डों के व्यवसाय से संन्यास ले लिया। कुछ और कंपनियां भी 4-4, 6-6 रिकॉर्ड निकालकर बंद हो गई थीं। नतीजा ये कि ग्रामोफोन कंपनी का बाजार पर एकाधिकार कायम हो गया। 1920 और 30 के बीच कोलंबिया, ओडियन, यंग इंडिया आदि कंपनियां बाजार में आईं और इन्होंने काफी रिकॉर्ड निकाले। मगर इनमें से किसी भी कंपनी का ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था और ना ही जिस तरह का संगीत इन्होंने रिकॉर्ड किया उसमें कोई नवीनता थी। ग्रामोफोन कंपनी के एकाधिकार को पहली मर्तबा चुनौती मिली 3 भारतीय कंपनियों के अस्तित्व में आने से। ये कंपनियां थीं चंडी चरण साहा की हिंदुस्तान रिकॉर्ड, जितेंद्र नाथ घोष की मेगाफोन और विभूति सेन की सेनोला। इन तीनों कंपनियों के पहले रिकॉर्ड सन 1932 में बाजार में आए। हिंदुस्तान रिकॉर्ड की पहली डिस्क गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के स्वर में थी। एक तरफ उनका गायन तोबू मोने रेखो और दूसरी तरफ काव्य पाठ आमी जोखोन बाबार मोतोन होबो। ढाका पड़े जाए नव प्रेम जाले मने देखो ओ तबु मने देखो यदि थाकी काछाकाछि देखिते ना पाओ छायार मतो आछि ना आछि मने देखो। हिंदुस्तान कंपनी का पहला रिकॉर्ड गुरुदेव के स्वर में था तो मेगाफोन के पहले रिकॉर्ड में प्रख्यात क्रांतिकारी कवि और मूर्धन्य संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम के स्वर में था। नरकुंड बोलिया के तुम्हा करे नारी हे ज्ञान तारे बोलो आदि पाप नारी नहे एदे मोर शैतान अथवा पाप जे शैतान। तीसरी कंपनी सेनोला ने भी अपना पहला रिकॉर्ड आधुनिक बांग्ला गायन का ही निकाला, किंतु पहली बार में जो प्रतिष्ठा तथा व्यावसायिक सफलता हिंदुस्तान रिकॉर्ड को मिली वो मेगाफोन और सेनोला को नसीब नहीं हुई। हिंदुस्तान रिकॉर्ड के संस्थापक और कर्णधार चंडी चरण साहा को संगीत की गहरी समझ थी। कुंदनलाल सहगल के 4 गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड करके ही उन्होंने सहगल की प्रतिभा को पहचान लिया था और उनके साथ उसी समय जीवन भर का अनुबंध कर लिया था। आफताबे मौसीकी उस्ताद फैयाज खां और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को सबसे पहले उन्होंने ही रिकॉर्ड किया।
हमारे अतीत की सांस्कृतिक धरोहर उस समय के ग्रामोफोन रिकॉर्डों में संरक्षित हो रही थी और उनके माध्यम से आम आदमी भी संगीत का रसास्वादन कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार वो धरोहर ग्रामोफोन रिकॉर्डों में संरक्षित हुई, उसी प्रकार आज वे रिकॉर्ड भी हमारी धरोहर हैं, जिन्हें संरक्षित करना जरूरी था। अगर ऐसा न किया जाता तो हम सारे तकनीकी विकास के बावजूद सांस्कृतिक दृष्टि से विपन्न हो जाते। इस धरोहर को संरक्षित करना चाहे जितना जरूरी रहा हो, यह काम सरल नहीं था। यह अनजाने बीहड़ रास्तों पर चलने के समान था, जहां मंजिल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। लेकिन इरादा और दीवानगी हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। आखिर कामयाबी का जन्म इन्हीं गुणों की कोख से तो होता है। प्रीतम टी मेंघानी ने 40 वर्ष पहले इसी इरादे और दीवानगी के साथ रिकॉर्ड संग्रह शुरू किया था और आज कामयाबी उनके चरण चूम रही है। पर वे हैं कि उनकी प्यास बुझने का नाम नहीं लेती। उनकी जिंदगी आज भी पुराने रिकॉर्डों की तलाश में भटकते बीत रही है। प्रीतम मेंघानी का परिवार मूलतः सिंध का निवासी था। विभाजन की त्रासदी का शिकार होकर वो भारत आया और उसने ग्वालियर जिले के दतिया कैंप में शरण ली। प्रीतम मेंघानी का जन्म 26 जनवरी 1948 को इसी कैंप में हुआ था। उनका बचपन घोर अभावों में बीता। किसी तरह गिर पड़कर उन्होंने उम्र के 15 पतझर पार किए तो उनका परिवार इस उम्मीद में बंबई आ बसा कि यहां शायद रोजी रोटी की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। बंबई पहुंचकर प्रीतम मेंघानी को एक तरफ जीविका के लिए छोटे मोटे धंधे करने पड़े तो दूसरी तरफ किशोरावस्था के सपने उनकी आंखों में झिलमिलाने लगे। रंजीत के सामने एक न्यू हिंद राजस्थान बिल्डिंग में एक कुमार कश्मीरी करके थे, उन्होंने एक एड दिया था कि नए चेहरों की ज़रूरत है। तो वो एड देख के मैं गया था और उनका कंडीशन था कि जहाँ भी आउटडोर शूटिंग होगी तो आप अपने खर्चे से आएंगे। तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आउटडोर शूटिंग में जा सकूँ। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि साहब बम्बई तक मैं अपने खर्चे से आऊँगा, आउटडोर सिर्फ हमको आप भाड़ा खर्चा देंगे तो भी मैं आ जाऊँगा, बाद में अगर आपको कुछ देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मेरा शौक है फिल्म लाइन में। तो मैंने उनको एक लेटर लिखा था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं तन मन से काम करूंगा। तो वहाँ उन्होंने मुझे जवाब दिया था, यहाँ पर बम्बई में तन मन के सिवा आदमी को धन की भी ज़रूरत होती है। अगर आप फिल्म लाइन में आना चाहते हैं तो कुछ धन भी बटोरिए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए। पंजाबी के क्रांतिकारी कवि पाश ने लिखा है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। प्रीतम मेंघानी की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि अपने सपनों को उन्होंने मरने नहीं दिया। बस इतना ही हुआ कि उनके एक सपने का रूपांतरण दूसरे में हो गया। हिम्मत सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। हिम्मत बांध सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। जब मैं रफ़ी साहब से मिला, मुझे लगा तो इनके गाने में सुनूं, क्योंकि रेडियो वगैरह पे मैं सुनता था। तो उसके बाद मेरा ऐसा मूड हुआ कि मैं चलो गाने और संगीत में इंटरेस्ट लूं। तो उसकी वजह से मेरा शौक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ा। प्रीतम मेंघानी के जुनून को अब एक दिशा मिलने लगी थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि भांति भांति के रिकॉर्ड इकट्ठा करके वे सचमुच कोई बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हें लीक से हटकर कुछ करने का मौका मिल रहा है। इस एहसास के साथ उनके जुनून को पंख लग गए और बंबई के अलावा कलकत्ता, दिल्ली, पूना, इंदौर और भोपाल जैसे शहरों के पुराने रिकॉर्ड बाजार उन्हें आकर्षित करने लगे। इन शहरों में उन्होंने नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया, मगर कई बार काम के रिकॉर्ड मिलते और कई बार ऐसा भी होता कि वे 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर इन बाजारों में जाते और वहां उन्हें कुछ न मिलता। लेकिन वे निराश कभी नहीं हुए। बूंद बूंद से सागर बनता है। यही प्रीतम भाई के साथ हुआ। जब उन्हें पता चला कि भारत में सबसे पहली रिकॉर्डिंग गौहर जान की हुई थी, तो उन्होंने न सिर्फ वो रिकॉर्ड ढूंढ निकाला, बल्कि
दिल तो पागल है फिल्म का वो एलपी भी उनके संग्रह में है, जिसे भारत का आखिरी एलपी रिकॉर्ड कहा जा सकता है। 5 बरस तक ये जितनी भी बाजारें लगती हैं, बॉम्बे, पूना, दिल्ली वगैरह, यहाँ पर मैं आना जाना मेरा होता रहता था। उसके बाद मैं रिकॉर्ड परचेस करके और रखता जाता था। आज ये बात निसंकोच कही जा सकती है कि रिकॉर्डों का जितना बड़ा संग्रह प्रीतम भाई के पास है, उतना बड़ा संग्रह भारत में तो क्या, दुनिया में भी शायद ही किसी के पास हो। लेकिन यह संग्रह करना बीच बीच में उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होता रहा। दिक्कतें तो बहुत आती थी, मगर मेरा विचार था कि जितने भी अपने बड़े बड़े कलाकार हैं, गौहर जान, मलका जान, छप्पन छुरी वगैरह, इस तरीके के रिकॉर्ड मैं इकट्ठे करता था, मगर उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे राजकुमारी 5 थी और नूरजहां 6 हैं। उस ज़माने में पैथे रिकॉर्ड पे भी 1902 में भी एक नूरजहां है, और गौहर जान ऑफ कलकत्ता, गौहर जान ऑफ इलाहाबाद, गौहर जान ऑफ ऐसे शोलापुर, ऐसे भी बहुत से नाम मतलब कॉपी करके सिर्फ वो सिटी का नाम चेंज कर लेते थे। मलका जान ऑफ आगरा। जान पानीपत वाली देहरी ग्रामोफोन के बाद एक बड़ी तकनीकी क्रांति, मूक फिल्मों का निर्माण। फ्रांस के लुमियर बंधुओं ने पहली बार 3 लघु फिल्में बनाई। एक फिल्म में फैक्ट्री वर्कर्स के हुजूम को फैक्ट्री के गेट से निकलते हुए, दूसरी में एक बच्चे को खिलाते पिलाते हुए, और तीसरी में एक आदमी को पेड़ पौधों में पानी देते हुए दिखाया गया था। ये तीनों फिल्में 1895 से पहले बन चुकी थीं। 1895 में एक और फिल्म बनी, ट्रेन एंटरिंग अ स्टेशन। एक एक दृश्य की इन चारों लघु फिल्मों का बंबई में प्रथम प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को होटल वॉटसन में किया गया था। आगे चलकर यही फिल्में मूक फीचर के निर्माण की प्रेरणा बनी। यूरोप में निर्मित मूक चित्रों का भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ और यहां भी कुछ कल्पनाशील नौजवान मूक फिल्मों के निर्माण में जुट गए। इनमें अग्रणी थे एक महाराष्ट्रीयन सज्जन दादा साहब फाल्के। उन्होंने सबसे पहले 1913 में एक पौराणिक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। यह वो जमाना था जब तकनीक या गैर तकनीकी किसी भी तरह की सहूलियत नहीं थी। नतीजतन स्क्रिप्ट लिखने से लेकर सेट लगाने और शूटिंग और एडिटिंग करने तक के सारे काम उन्होंने खुद किए। यह देखकर आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स दिए जो आज के दर्शकों को साधारण लग सकते हैं, लेकिन उस जमाने में किसी करिश्मे से कम नहीं थे।
मूक फिल्मों के निर्माण के साथ साथ ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी बनते रहे, मगर इन रिकॉर्डों में मुख्य रूप से शास्त्रीय गायन ही आ रहा था, जो एक वर्ग विशेष के लिए था। पहले रिकॉर्ड यानी क्लासिकल का बना तो लोगों की रुचि रही कि कुछ अलग ढंग के भी जो आम आदमी सुन सके, क्योंकि क्लासिकल सुनना वो एक अलग बात थी। तो उस तरीके से फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा करने लगे कि भाई जो आम आदमी भी सुन सके, क्लासिकल भी रिकॉर्ड बने। उस तरीके से 1934 से थोड़ा ये रिकॉर्ड का जोर आया। सन 1931 अपने साथ एक बड़ा धमाका लेकर आया। देश में बोलती फिल्मों का आगमन हुआ। बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी के निर्माता निर्देशक आर्देशिर ईरानी ने पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई। मास्टर विट्ठल और जुबैदा की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म बंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। उन दिनों के मशहूर कलाकार वजीर मोहम्मद खां को इस फिल्म के माध्यम से भारतीय सिनेमा के पहले गायक अभिनेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग लो मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले अल्लाह तेरा भला करे। बाद में इस फिल्म के 2 रीमेक और बने। वजीर मोहम्मद खां उनमें भी मौजूद थे। फिल्म के तीनों संस्करणों में उनका ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था। कुछ चाहिए अगर तो मांग ले उससे, चाहिए अगर तो मांग ले उससे, हिम्मत है कर लेने की, दे दे। जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ आलम आरा से, मगर 1932 तक रिकॉर्ड नहीं बने थे फिल्म के, क्योंकि आलम आरा के भी फिल्म के रिकॉर्ड नहीं बने हैं। तो 1932 के बाद एक माधुरी पिक्चर थी, उसके 2 रिकॉर्ड बने थे। उसके गायक थे, क्लासिकल गाने थे वो मास्टर विनायक राय पटवर्धन। प्रारंभिक दौर में फिल्मों के प्रति कुलीन समाज का रवैया सम्मानजनक नहीं था। इस प्रतिकूल वातावरण में कलकत्ता के न्यू थिएटर्स, पूना की प्रभात फिल्म कंपनी और बंबई के बॉम्बे टॉकीज ने श्रेष्ठ सामाजिक फिल्में बनाकर इस व्यवसाय को प्रतिष्ठा का हकदार बनाया। न्यू थिएटर्स की स्थापना इंग्लैंड से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लौटे B.N. सरकार ने 10 फरवरी 1931 को की थी। बांग्ला तथा हिंदी में 5 फिल्में बनाने के बाद उन्होंने 1932 में बांग्ला फिल्म चंडीदास बनाई। यह देवकी बोस द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी जिसने उन्हें प्रथम श्रेणी के निर्देशकों में ला खड़ा किया। फिल्म के संगीतकार थे R.C. बोराल। किसी का बड़े और किसी का छोटे घर में जन्म लेना हजारों वर्षों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के विरुद्ध विद्रोह करने वाली इस फिल्म का हिंदी संस्करण बना नितिन बोस के निर्देशन में, और इसी के साथ जन्म हुआ भारतीय सिनेमा के पहले सुपर सिंगिंग स्टार कुंदन लाल सहगल का। बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे हूँ कई उठत जब, मन में मोरे हूँ कई उठत जब, कोयल कूकत बन में। पीसी बरुआ के निर्देशन
और तिमिर बरन के संगीत संचालन में बनी फिल्म देवदास में काम करके तो सहगल सिने तथा संगीत प्रेमियों के हृदय सम्राट ही हो गए। सहगल ने उस्ताद अब्दुल करीम खां की एक ठुमरी देवदास में गाई है। कुछ दोस्तों के इसरार पर उस्ताद अब्दुल करीम खां को बेमन से देवदास देखनी पड़ी, लेकिन जब उन्होंने सहगल के स्वर में यह ठुमरी सुनी तो उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। बाद में वे खुद सहगल से मिलने गए और उन्हें सामने बिठाकर उनके मुंह से फिर वो ठुमरी सुनी और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गाने के अंत में उन्होंने सहगल को गले लगाकर कहा, तुम्हारे गाने में वो जादू है जो किसी की रूह को बेचैन कर दे। पिया बिना ना उस्ताद फैयाज खान ने तालीम लेने की नियत से आए सहगल का गाना सुनकर कहा था, बेटे मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सीखकर तुम बेहतर गायक बन सको। हां, मैं तुम्हें गंडा बांध देता हूं ताकि तुम निगुरे ना कहलाओ। पूना की प्रभात फिल्म कंपनी और उसके निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने समाज सुधार की फिल्में बनाकर देश को जागृत करने का काम किया। 1934 में बनी उनकी फिल्म अमृत मंथन में नरबली तथा पशु बलि के विरुद्ध विद्रोह है। संगीत इस फिल्म का भी प्रभावशाली है, लेकिन संगीत से भी अधिक प्रभावशाली हैं इसके संवाद। नहीं नहीं, अब अपनी ही बलि देकर तुझे संतुष्ट करता हूं। सामाजिक चेतना से संपन्न फिल्में बनाने में बॉम्बे टॉकीज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ण व्यवस्था पर चोट करने वाली फिल्म अछूत कन्या 1936 में बनी, जिसमें अशोक कुमार व देविका रानी की मुख्य भूमिकाएं थीं। वाडिया मूवीटोन आम आदमी के लिए शुद्ध मनोरंजन प्रधान फिल्में बना रहा था, जिनकी नायिका अलौकिक शक्ति से संपन्न होती थी और भांति भांति के चमत्कार कर सकती थी। हंटर वाली सरीखी फिल्में इसी कोटि की थी। अनिल विश्वास और महबूब खान की जोड़ी मनमोहन फिल्म से ही बन गई थी, जो रोटी फिल्म तक बनी रही। मुझे रोटी के रिकॉर्ड मिले, उनमें बेगम अख्तर के कुछ गाने थे जो फिल्म में नहीं रिकॉर्ड किए गए थे, उनके भी रिकॉर्ड मुझे मिले। ये गाना सुनने के बाद मुझे लगा कि अनिल विश्वास जी के सभी रिकॉर्ड मेरे पास होने चाहिए।
तो उसके बाद मैं ढूंढने लगा, 2 बरस लग गए 200 रिकॉर्ड जमा करने में। उसके बाद ऐसे भी बहुत से संगीतकार आए, जैसे सज्जाद हुसैन, खेमचंद प्रकाश, मास्टर गुलाम हैदर, रफ़ीक गजनवी, श्याम सुंदर, बड़े बड़े संगीतकारों के भी मैं रिकॉर्ड जमा करता था। मगर सबसे ज़्यादा मुझे जो गाने पसंद थे अनिल विश्वास जी के ही पसंद थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये पहला फिल्मी तराना था जिसका ऐसा असर हुआ कि सिनेमा घरों में ये गीत शुरू होते ही दर्शक उत्तेजित हो जाते और कुर्सियों पर खड़े होकर गाने लगते थे। आज़ादी में जितने भी बड़े महान नेता थे, नेताजी, उसकी मेरे पास लगभग सभी स्पीचें हैं। एक लास्ट स्पीच उन्होंने टोक्यो में दी थी 43 में, तो वो स्पीच मुझे नहीं मिल रही थी। तो कलकत्ते से एक आदमी को मैंने बोला, तो उन्होंने बोला साहब आपको इसके 5000 रुपया लगेंगे, मेरे पास एक रिकॉर्ड है। तो बोला साहब जो आपको ठीक लगे, क्यों नेताजी की स्पीच है, अगर आप मेरे से 10,000 भी मांगे मैं दे दूंगा। तो उसके बाद देने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ पैसे कम लिए थे, क्योंकि मैं नेशनल रिकॉर्ड ये रखता था। स्पीच हम सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। So long as Anglo-American imperialism is under your rule, India has no hope of achieving her liberty. We are therefore determined to fight for the independence of you, no matter how long and hard the struggle may be, and no matter what the suffering and the sacrifice involved may prove to be. Your names will go down in history, not merely as the makers of a new republic, not merely as the makers of a movie station, not merely as the makers of a new Asia, but as the makers and architects of a new world. वो टाइम वंदे मातरम सभी लोग गाते थे, बड़े बड़े जो सिंगर थे। तो ऐसे मेरे पास 10-20 रिकॉर्ड वंदे मातरम के ऊपर हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो वंदे मातरम, एक्चुअली उनका टच है बंगाली वंदे मातरम, वो भी उनका मेरे पास वंदे मातरम है। और जन गण मन जो आप सुनते हैं वो ये पूरा गाना नहीं है, पूरा गाना कुछ अलग है। पूरा गाना वो बंगला में बना है। सरोजिनी नायडू का कवि का पाठ है। गांधी जी के जितने भी रिकॉर्ड निकले थे उसमें से 90% रिकॉर्ड मेरे पास है स्पीच की। मेरा ईश्वर तो मेरे दिल के मंदिर में पड़ा है, वहाँ है, और उसका मैं नाम लेता हूँ। आस्तिक हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि वो तो जिंदा है, मेरे लिए जिंदा बन गया है। उसका नाम मैं रखूँ और उसका नाम रखते रखते किस तरह से मुझको मरना है मर जाऊँ। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और उनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद जी के, उनकी भी स्पीच मेरे पास है। जब मैं भारतीय नेताओं की स्पीच के रिकॉर्ड खरीदने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि चर्चिल के भी रिकॉर्ड बने हैं, वो भी मैंने खरीदे। उसके अलावा मुझे कैनेडी का भी रिकॉर्ड मिला। ये रिकॉर्ड जब कैनेडी की हत्या हुई थी 2 और 4 दिन के अंदर 20 लाख कापियां बनी थी और बिक भी गई वो टाइम। Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. तो एक दफ़ा मैं बाजार गया तो एक मुझे कलर रिकॉर्ड मिला, फॉरेन की
कोई रिकॉर्ड थी, उसके ऊपर फ़ोटो था, तो वो रिकॉर्ड मैंने ले लिया। वो बहुत महंगा लिया था, स्टार्टिंग थी तो लिया। उसके बाद सोचा ऐसे 100 रिकॉर्ड में इकट्ठे करूँगा, तो 80 पे आके मेरी गाड़ी रुक गई। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे नहीं मिलेंगे। फिर मेरे कुछ दोस्त ऐसे बाहर से जो आते थे, उनको मैं बोलता था वहाँ पर कुछ कलर रिकॉर्ड मिले तो आप लेके आना। वो हिसाब से फिर मेरे पास आज 400 से 500 कलर हैं। 40 के दशक के रिकॉर्ड कुछ मेरे हाथ लगे, तो उनमें पहली नज़र का रिकॉर्ड जब मैंने देखा तो उस पर मुश्ताक साहब नाम लिखा था, जबकि मुझे मालूम था वो गाना मुकेश जी ने गाया था, उसमें रोल किया था मोतीलाल जी ने। तीर चला बिस्मिल को बिस्मिल और बना, अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर, अब शर्म हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। जब महल का रिकॉर्ड मेरे हाथ आया तो उसके ऊपर कामनी लिखा था, जबकि पात्र का नाम था कामनी, जिसमें मधुबाला हीरोइन थी फिल्म में, उसका नाम था कामनी। तो उसमें लता जी ने उसके ऊपर इतराज लिया कि भाई पात्र का नाम नहीं आना चाहिए, गायक का नाम आना चाहिए। तब से लेके आज तक गायक का ही नाम रिकॉर्ड के ऊपर आता है। क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, लेकिन ये कह रहे दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। 50 के दशक में शुरुआत हुई एलपी और ईपी की, यानी लॉन्ग प्लेइंग तथा एक्सटेंडेड प्लेइंग रिकॉर्ड्स की। तकनीकी विकास बड़ी तेजी से हो रहा था। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। भारत में पहला एलपी बुलबुल रिकॉर्ड्स ने निकाला था जरीना और लड़ाकी फिल्म का। अंतिम एलपी दिल तो पागल है फिल्म का बना। उसके बाद रिकॉर्डों का स्थान ऑडियो कैसेट्स तथा सीडी ने ले लिया। मुंबई की नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स देश की महत्वपूर्ण संस्था है जो कलाओं को प्रोत्साहन देने के अलावा इन कलाओं से संबंधित सामग्री का संग्रहण भी करती है। इसके पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, फिल्मों के बुकलेट्स, रिकॉर्ड्स, ऑडियो कैसेट्स और सीडी, डीवीडी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। प्रीतम भाई ने दुर्लभ सामग्री के संग्रहण में इस पुस्तकालय की बहुत मदद की है। He has given such rare things for us, the books and the records from which we could, our Dr. Ranade could bring out a special issue on film music, which was published by Sangeet Natak Academy. Then he has given us rare books like Nada Vinod, which is a rare treatise on Indian music, and it is published in Shila Chhap. It's a rare first type of printing. Then in the books also, now you can see this Film India, the Golden Jubilee issue, which was brought out by Baburao Patel in 1954. That has been given to us by him, and it's a rare book which is added to our library, and it is being utilized by many scholars who are doing research on Indian films, not only Indian but also foreigners. NCPA लाइब्रेरी का ये ऑडियो सेक्शन है। यहाँ हमारे यहाँ LPs है, कैसेट्स है, पेपर क्लिपिंग फाइल्स है, फोटोग्राफ्स है। प्रीतम मेघानी, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये लाइब्रेरी में वो है, वो हमें डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स ला के देते हैं,
जो हमारे पास नहीं होते हैं। जैसे मास्टर मदन का जो रेयर रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलता, वो उन्होंने हमें लाके दिया है। गोरे गोरे प्रीतम मेंघानी पुराने रिकॉर्ड संग्रहित करने के जिस यज्ञ में जुटे हैं, उसमें अपनी अपनी आहुतियां देने के लिए और लोग भी उनके साथ आ गए हैं। ऐसे ही कुछ संगीत प्रेमियों ने मिलकर सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स नामक एक संस्था का गठन किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स यह अभी 15 साल पुरानी संस्था है। इसमें ग्रामोफोन रिकॉर्ड जमा करने वाले, उसके ऊपर का संगीत सुनने वाले और उसके ऊपर जो जानकारी रहती है उसका आदान प्रदान करने वाले सभी लोग शामिल हैं, जिसमें संगीत रसिक भी है, रिकॉर्ड कलेक्टर्स भी है और म्यूज़िक लवर्स सभी है। तो पिछले 15 साल से हम ये लोग काम कर रहे हैं कि इन सब लोगों को एक साथ जोड़े और जो भी अपना पुराना सांगीतिक सांस्कृतिक इतिहास इन रिकॉर्डों के खांचों में बंद है, वो एक बार फिर उभर के लोगों के सामने रखे, ताकि हमारे पीढ़ी के लोग तो सुनेंगे ही, हमारे से बुजुर्ग लोग भी सुनेंगे और जवान लोग भी सुनेंगे और वो जाने कि क्या क्या हमारे संगीत का हिस्सा इस ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के अंदर बंद है। प्रीतम भाई को रिकॉर्ड के बीचों बीच लगने वाला लेबल बहुत आकर्षित करता था, लिहाजा उन्होंने रिकॉर्ड संग्रह के साथ साथ लेबल संग्रह का बीड़ा भी उठा लिया। 10 से 15 हजार लेबल मेरे पास है। हालांकि मेरे पास और भी ज़्यादा है, मगर मेरे जो गिनती में है तो 12,000 लेबल गिनती में है। बाकी कुछ अच्छे लेबल नहीं लगे तो मैंने साइड में वो किए हैं। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर उतारा था। प्रीतम भाई ने हमारी विरासत के उद्धार के लिए ये विपुल संग्रहालय बनाया है। इसके लिए भावी पीढ़ियां उन्हें भगीरथ के रूप में ही याद करेंगी। Fortunately, we have mad people in many areas of life. जैसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में रिकॉर्ड करने वाले भी मैड थे और रिकॉर्ड्स रखने वाले भी काफ़ी मैड लोग निकले। उन्होंने बिल्कुल अपने पैसे से रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए। एंड नाउ द fortunate incidence is that these recordings now have built up such a wonderful archives of music that our past is no more a past, it is a living past. देखिए ये जो रिकॉर्ड है ना, ये 105 बरस पुराना रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड है ना, कहीं सीडी पे किसी कैसेट के ऊपर ये रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी और वक्त के साथ चेंज हो गया, मगर इसमें चेंज नहीं आया। जो पुराने लोग हैं आज भी ये बाजे रख के बैठे हैं, 78 RPM रिकॉर्ड रख के बैठे हैं और जो रिकॉर्डों में आज भी कुछ स्पीचें या गाने हैं वो सीडी और कैसेट में नहीं है।